ये क्या ये देख के चलेगा, इधर लिखे क्या? मुझको ये हटा के देके नहीं गए। हटाओ किसको इसको। ओके, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा जगह दो ना बेटा। प्रीपोजिशन का कितना किया था लास्ट डे? बस इंट्रोडक्शन तक ही किया था। आवाज ओके है ना ऑनलाइन क्लास में? इज माई वॉइस क्लियर? इफ क्लियर, या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माई वॉइस इज क्लियर? नो? Okay, so we'll start. We have finished our article part. In the previous classes, we have finished our article part. So today we'll continue preposition. So last day I have just given an introduction regarding preposition. So today again I'll start with this, just for your ease. No. To change the color. You please don't put this one. Otherwise you will tell ma'am is writing different spelling for preposition. This is just to post-mortem the word. Okay. Just to understand that if we divide the word preposition, we already get to know why we are using this. हम preposition को अगर बीच में से काट डालेंगे ना, तो हमको पता चल जाता है कि इसका क्या यूज होता है, हम preposition को क्यों यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन समझाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट का हालत समझाने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट किधर है, किस हालत में है, किस कंडीशन में है, वो समझाने के लिए हम जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में इतना कर लिया था, इतना ही किया था, बस इतना कुछ होता ही नहीं है। भी स्टार्ट करो। तो प्रीपोजिशन में फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है, ये इतना लिखना नहीं पड़ेगा, देखो बस। फ्रेजल वर्ब्स है। फिक्स प्रीपोजिशंस का कुछ है नहीं, इसका क्या कर सकते हैं? फिक्स प्रीपोजिशन का हम पढ़ ही सकते हैं बस, है ना? क्या ही हो सकता है ये सीखने के अलावा? ये हमारा एक टाइप का वोकैब में चला जाता है। किधर जाता है? वोकैब में। फिर भी इसका निकालते हैं कुछ तोड़, कैसे कर सकते हैं ये छोड़ो। जो हम करेंगे वो है ग्रामर पोर्शन में, ये आएगा। ठीक है, तो 3 टाइप्स का क्वेश्चन बन जाता है। वन टाइप इज फ्रॉम द फिक्स प्रीपोजिशन पार्ट, yeah, appropriate preposition part. Another is phrasal verbs, group verbs. Another is the relating words, that is for, at, is a verb, yeah. So this relating words is the grammar portion, and this comes under the vocab portion. So we'll see what to do this one about this. So we'll come first about the relating words. Okay, so this was for those who were not there in the last class. This was the basic about the last class summary. We did it. Now we are today
will do this. Position of prepositions. लिख लो पहले फिर बोलते हैं. हैंडराइटिंग ठीक है ना? ओके, नहीं समझो तो बोलो. हाँ 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 ठीक है, ठीक है. चलो उन्होंने बोल दिया कि मेरे हैंडराइटिंग है ही गंदा. मैडम इससे भी ज्यादा गंदा लिख दिया. मतलब अच्छा ठीक है, चलो मतलब है ही, ये गंदा तो है, इससे भी गंदा देखा है. ठीक है, आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट ओनली. अच्छा, सेरेमनी है ये. ठीक है, लिखो पहले. ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, ये मेंशन करो. मिनिस्टर, मिनिस्टर. अभी इलेक्शन टाइम है ना, तो मेंशन करना पड़ता है ये. ठीक है, हो गया. डन. सी देखते हैं. पोजीशन, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन. मतलब ऐसा टाइप का प्रीपोजिशन जो किसी सेंटेंस में उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का सेंटेंस और सेंटेंस का जो सेंस है, उस सेंस में ये दोहराता है कि उस ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कहाँ पे खड़ा है. उस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो वर्ड रिलेट करेगा वो हो जाएगा पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन. ठीक है, ये जो सेंटेंस है, द पोस्टमैन वाज स्टैंडिंग एट द डोर, यहाँ पे जो पोस्टमैन है वो सब्जेक्ट है. ठीक है, और ये डोर है, ये ऑब्जेक्ट है. तो वो पोस्टमैन कहाँ खड़ा है? एट द डोर. ठीक है, ये जो एट है, ये एक रिलेटिंग वर्ड है. ये एट रिलेट कर रहा है. किसको रिलेट कर रहा है? डोर के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है. वरना मैंने लास्ट दिन क्या एग्जांपल दिया था? मैंने बोला था कि ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स. ठीक है, मैंने लास्ट दिन बोला था ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स. ठीक है, देखो, ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स. यहाँ पे हमने यूज किया ये समझाने के लिए कि जो बंदा है वो गिर गया. कहां से गिर गया? सीढ़ियों से नीचे ही गिर गया एकदम. ठीक है, सीढ़ियों से वो गिर गया नीचे. ये है सीढ़िया, ये आ रहा था इधर से, इधर गिर गया, ये मर गया ये गिर के नीचे. ठीक है, अगर तुम ऑन द सेंटेंस यूज करते, ही स्लिप्ड
ऑन द स्टेयर्स, मतलब ये सीढ़ियों में फिसल गया, ठीक है, ये फिसल के गिर नहीं गया है नीचे, इधर ही फिसल के इधर है, उसका कमर टूटा है, मर नहीं गया है वो होता है ना सीरियल में, क्या होता है, गिर के मर जाते हैं, तो गिर गई सीढ़ियों से गिर गए नीचे मतलब मर गए तुम, पर इधर सीढ़ियों में ही रह गए हो, मतलब मरे नहीं, कमर टूटा है बस, ठीक है। तो ही स्लिप्ड ऑन द स्टेयर्स, सेंटेंस डिफरेंट हो जाता है अगर उसका पोजीशन, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा तो सेंटेंस का सेंस भी डिफरेंट हो जाएगा। और हम सेंटेंस इसलिए यूज करते हैं, सेंटेंस को इसलिए हम ग्रामेटिकली करेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम सेंटेंस के द्वारा क्या समझाते हैं, सेंस समझाते हैं। अगर सेंस ही नहीं बना तो सेंटेंस लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो सेंस बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस यूज करते हैं, आर्टिकल्स यूज करते हैं, प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, क्लॉज, वर्ब सब यूज करते हैं। अगर हमने इधर से हमको किसी ने बोला कि प्रेस्क्रिप्शन में लिखा है कि कैसे गिर, केस में लिखा है, अभी तुम चले गए किसी ऑफिस में, वो केस डायरी लिख रहे हो, तो वहां पे तुम इंस्पेक्शन के लिए गए और तुमको लिखना पड़ा कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए, तो सीढ़ियों से नीचे गिर गए, तुमको ये ऑफ यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो गिर गए थे सीढ़ियों से एकदम नीचे, सीढ़ियों में ही गिरे पड़े है, तो ऑन द स्टेयर्स। क्लियर है? पोजीशन बहुत स्पेसिफिक होता है, हर एक सेंटेंस का पोजीशन बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे कि हम अगर इधर लिखते हैं, मैं आती हूँ पीछे वाले पेज में, ये लिख लो पहले, ये एकदम इजी एक लेता है, द बुक इज ऑन द टेबल। ये ऑन बेसिकली स्पेसिफिकली ये समझा रहा है कि बुक किधर है, टेबल के ऊपर है। गिर गया नीचे, ठीक है। लेट का स्पेलिंग क्या है, लेट का? ठीक है, ये गिर गया नीचे, अभी पड़ा है फ्लोर में, ऑन, अभी पड़ा है फ्लोर में, ये गिर गया नीचे, अभी पड़ा है फ्लोर में, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया? बेसिक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। फिर एक फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट में आ जाएगा ठीक ठाक से। ये क्या करते थे हम, भूल गई मैं, लास्ट है, जाता नहीं है ये, हाँ भैया, वो ये 5 सेकंड का कुछ था ना, 5 सेकंड के बाद जाएगा, मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये। अच्छा इधर देखो, एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी द मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट, तो इधर सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? हम्म ओपनिंग सेरेमनी ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट है, और ये कौन है? या was present, was present है, टू वी वर्ब, ये तो टू वी वर्ब है, पर हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके पहले हमने क्या लगा दिया है, प्रीपोजिशन लगा दिया है। तो बेसिकली ये वर्ब, ये जो है ये क्लॉज का पार्ट आ गया, ये डिफरेंट है। जब टू वी वर्ब वर्ब बिफोर सब्जेक्ट आ जाता है, ये क्लॉज का पार्ट आ जाता है। तो ये हम समझेंगे बाद में, ठीक है। पहले इतना समझ लो कि द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी वो ऑब्जेक्ट है, मिनिस्टर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन समझाने के लिए हमने क्या यूज किया, प्रीपोजिशन यूज किया। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा प्रीपोजिशन कहां बैठेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारा प्रीपोजिशन बैठेगा।
क्या हो गया ये? नहीं, ये मैंने लिखा था तो इधर। ये हर क्लास में ऐसा चलता है क्या, या सिर्फ मेरे क्लास में ही ऐसा होता है? इधर बोर्ड खराब है, क्योंकि मुझे तो आता है, मुझे आता है बोर्ड खराब है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? व्हाट आर यू लुकिंग एट? ठीक है, अब इधर बताओ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हम्म, ऑब्जेक्ट। चलो यू हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एट ये। हाँ तो लुकिंग वर्ब हो गया ना। हम्म, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या बोलो? व्हाट, यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रहे हो, क्या, ये क्या ऑब्जेक्ट है? क्योंकि पूछने वाले को नहीं पता है, पूछने वाले को नहीं पता है कि वो क्या देख रहे हैं, पर देखने वाले को पता है कि वो क्या देख रहा है। ठीक है, हमको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, पर हमको तो दिख रहा है। ठीक है, या फिर मुझे नहीं दिख रहा है पर आप लोगों को दिख रहा है क्या है, तो ये क्या है, ये क्या ऑब्जेक्ट ही है। तो जब भी ये सेंटेंस, ये क्या सेंटेंस है, तब नॉट, ये एट इसके पीछे नहीं आएगा, ये चला जाएगा दूर। ठीक है, ठीक है, तो डिपेंड करता है सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का पोजीशन रिलेट करो, रिलेट करने के लिए जो हेल्पिंग रिलेटिंग वर्ड यूज करोगे वही हो जाएगा तुम्हारा प्रीपोजिशन। क्लियर है? ठीक है। ले लो जाके पानी में। क्लास के बाद मुझको थोड़ा याद दिलाना, वो आर्टिकल का एक नोट लिखाना बाकी रह गया था, थोड़ा सा पार्ट, एक्सेप्शन वाला पार्ट है, फिर पूछोगे मैम ये एक्सेप्शन के बारे में नहीं बताया था। आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था? अभी आ गया इधर। आर्टिकल जब हमने पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि आर्टिकल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आर्टिकल में, आर्टिकल के आगे भी कुछ पढ़ना नहीं होता है, पीछे भी कुछ पढ़ना नहीं होता है, इसलिए आर्टिकल हम पहले स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आर्टिकल हम पहले स्टार्ट कर दिया था कि आर्टिकल के आगे भी कुछ नहीं पढ़ना होता है, पीछे भी कुछ नहीं पढ़ना होता है। पर जब भी हम डिफरेंट बाकी पार्ट्स ऑफ आर्टिकल को, मैंने क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, आर्टिकल एक क्या है, आर्टिकल एक क्या है, आर्टिकल क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अलग से हम आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं डालते, बताया था मैंने, एडजेक्टिव है, क्योंकि आर्टिकल एक एडजेक्टिव है, इसलिए हमने आर्टिकल को अलग से किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं डाला था। पर और हमने ये पढ़ लिया, ये इजीली, आर्टिकल पढ़ने से पहले हमको बस इतना पता चल रहा है, ABCD Z तक पता चलने चाहिए और इसका साउंड हमको पता चलना चाहिए, इसलिए हमने आर्टिकल्स इजीली पढ़ लिए थे। ठीक है, पर प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले हमको ये पता चलना जरूरी है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, और सेंटेंस में आर्टिकल्स कहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने जब पढ़ा था लास्ट टाइम कि आर्टिकल के पहले हम लोग एक वो पढ़ा था हमने, एक्सेप्शन नहीं, मतलब रूल है कि टाइम ऑफ डे से पहले हम क्या नहीं लगाएंगे, टाइम ऑफ डे से पहले मतलब नाइट, सनराइज, सनसेट, डे ब्रेक, डॉन, क्या था रूल, दा नहीं लगाएंगे। तो अभी इससे रिलेटेड हम प्रीपोजिशन में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टाइम, डायरेक्शन, प्लेस, इससे पहले जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वो अभी देखते हैं। ठीक है,
मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप क्लासेस सिक्वेंशियली अटेंड करो. आर्टिकल्स पढ़ा लिया तो आर्टिकल अटेंड करो. होता है ना ऐप में पहले से रिकॉर्डेड, तो ये अटेंड करो. आप आर्टिकल पहले पढ़ लो, फिर आओ प्रीपोजिशन पढ़ने, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड होगा, क्रोनोलॉजिकली सब डिसाइडेड है. ठीक है, तो हॉच पॉच हो जाता है, खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में फिर. ही विल कम एट डॉन. ही विल, सेंटेंस करेक्ट है ना आर्टिकल के मुताबिक? करेक्ट है सेंटेंस? हाँ, सेंटेंस आर्टिकल यूज नहीं होता है टाइम ऑफ डे से पहले. हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं पहले बताओ. क्योंकि क्वेश्चन में क्या आता है, हमारे क्वेश्चन में एरर करेक्शन आता है. ठीक है, तो ये सेंटेंस में कोई एरर है? एरर है? नहीं है एरर? ठीक है, तो नहीं है एरर. आप लोगों ने बोला तो नहीं है एरर. ही विल कम एट डॉन. तो यहाँ पे जो डॉन को हम समझा रहे हैं, इसके इनके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो हमने टाइम समझाने के को, डॉन स्पेसिफिकली क्या है? टाइम है. टाइम है. ठीक है, टाइम समझाने के लिए हमने जो वर्ड यूज किया है, इससे पहले हमने जो प्रीपोजिशन यूज किया है वो हमेशा क्या रहता है? एट रहता है. ठीक है, टाइम समझाने के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो हमेशा क्या होता है? एट रहता है. एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन स्पेसिफिकली कुछ सेंटेंसेस में होगा, पर मेजर ऑफ द केसेस यही होगा. ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि हमेशा जो कॉमन है वो सीखो और जो एक्सेप्शन है वो याद रखो. ठीक है, टाइम ऑफ डे के लिए हमेशा क्या यूज होगा? डॉन ही. डॉन डॉन के लिए हमेशा क्या यूज होगा? एट ही यूज होगा. जिस ये तो याद रख लो दिमाग में कि टाइम टाइम के लिए हमेशा एट यूज होता है. जहां जहां एक्सेप्शन आएगा बस उनको अलग से याद रखो. और क्वेश्चन में एक्सेप्शन के अलावा क्वेश्चन दिख गए तो उस पर बैठा दो क्या? एट. ठीक है, तो टाइम के लिए क्या आएगा? एट आएगा. ही एम्ड एट द बर्ड. ही, मैंने कुछ नहीं किया. बोर्ड में होता है क्या फैन वैन ऑफ? मैंने नहीं किया. देख लो फिर कहाँ ऑफ है, करंट वैन गया होगा. ही एम्ड एट द बर्ड. ठीक है, ये सेंटेंस ना टाइम समझा रहा है ना प्लेस समझा रहे हैं, पर ये सेंटेंस डायरेक्शन समझा रहा है. ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? हम्म, हम्म. ठीक है, ये क्या समझा रहा है? ये प्लेस, प्लेस है, तो प्लेस के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं? ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप. ठीक है, इन द बस स्टॉप नहीं होता है. ठीक है, एट द बस स्टॉप. प्लेस, डायरेक्शन, टाइम, हमेशा एट. एक्सेप्शंस होगा, बार बार बता रहे एक्सेप्शंस होगा, अलग से वो कराएंगे तो वो याद रखो. अदरवाइज प्लेस डायरेक्शन टाइम देखोगे तो एट. अभी आ जाते हैं एक्सेप्शंस पे. ये टाइम का है ना, इधर एक फंडा है, फ्रॉम
ये सेंटेंस देख के पता चल जाता है फ्रॉम का मतलब शुरू से, मतलब फ्रॉम का ये देखते हैं। फिर ये दोनों आते हैं जॉइंट में, सिंस और फॉर। ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ये तो तुमको पता है, फिर देखो थोड़ा इलेबोरेट। ठीक है। ये करेक्ट है। सिंस और फॉर। सिंस और फॉर है वो टेंस में भी यूज होगा, प्रीपोजिशंस में भी यूज होता है। टेंस का हमें पढ़ना है, प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। कभी कभी कॉन्जंक्शंस में भी यूज हो जाता है। अभी कॉन्जंक्शंस क्या है, बहुत दिनों के बाद सुना है ये वर्ड, लिंकिंग वर्ड है। ठीक है। अभी तो ये जैसे एक्सटिंक्ट ही हो गया हमारे सिलेबस से, कॉन्जंक्शंस हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि एंड, दा, बट ये सबको आता है। अब हम भूल गए, कॉन्जंक्शंस के बारे में हम भूल गए। हाँ सॉरी, मैंने देखा नहीं था, आपने नो एरर बताया था। हाँ एरर था नहीं सेंटेंस में, धीराज। टेंस, प्रीपोजिशंस, कॉन्जंक्शंस में सिंस यूज हो जाता है। तो कॉन्जंक्शंस बेसिकली जैसे ही एक्सटिंक्ट हो ही गया है, हम इनके बारे में अभी हम डिस्कस ही नहीं करते। कॉन्जंक्शंस के बारे में आता ही नहीं है हमारे, मतलब टॉपिक में ही नहीं आता है कॉन्जंक्शंस। तो ये हो गया बेसिक। तो हम सिंस, सिंस का हम कब यूज करते हैं? सिंस हम यूज करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम बोलेगा, पार्टिकुलरली जब डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम बोल के देगा, तब हम यूज करेंगे सिंस को। डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम जब बोल के देगा तब हम यूज करेंगे सिंस को। और ये जब लॉन्गर ड्यूरेशन बोलेगा तब हम यूज करेंगे फॉर को। हुआ ना, आपके साथ मैच हुआ? यही तो है। अच्छा ठीक है। ये है डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम और ये है लॉन्गर ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ टाइम। जब आपको बोलेगा 2003, तब होएगा सिंस 2003। जब आपको बोलेगा 10 years, तब होएगा फॉर 10 years। क्लियर है? इजी है। सेंटेंस लिखो। पहले वाले सेंटेंस में क्या आएगा? दूसरे वाले सेंटेंस में क्यों? जनवरी स्पेसिफिक टाइम है? जनवरी भी तो एक लॉन्गर मंथ ही हुआ ना। तो डिपेंड करता है, किसी किसी केस में सेंटेंस से सेंटेंस के ऊपर वेरी करता है, किसी किसी केस में ऐसा हो जाएगा। देखो ये इधर ईयर्स है इसलिए लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं है, मेंशन्ड नहीं है इसलिए लॉन्गर ड्यूरेशन में हम इधर फॉर यूज कर रहे हैं। ठीक है। मंथ्स में भी फॉर यूज होगा, मंथ्स में भी फॉर यूज होगा।
इधर जनवरी मंथ है इसलिए हमने सिंस यूज कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक मंथ मेंशन किया है जनवरी को, इसलिए हमने सिंस यूज किया है। पर इधर देखो हमने मंथ यूज किया है, ईयर नहीं यूज किया, मंथ यूज किया है, पर हमने फॉर यूज किया है क्योंकि हमने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कौन सा मंथ है। বুঝেছো বুঝেছো? এখানে বলিনি, স্পেসিফিক্যালি বলা হয়নি, এখানে দেখো এখানে শুধু জানুয়ারিকে স্পেসিফিক্যালি জানুয়ারি মেনশন করে বলে দেওয়া হয়েছে, এখানে স্পেসিফিক্যালি জানুয়ারি বলা হয়েছে দেখে আমরা এখানে সিন্স ইউজ করছি, নট বিকজ এটা কোনো মান্থ আর এটা ইয়ার, ইয়ার হলে ফর ইউজ করব, মান্থ হলে সিন্স ইউজ করব, ওরম নয়, ঠিক আছে। স্পেসিফিক্যালি কোনো যখন ডেট বা ডেট টাইম নয় ডেট যখন মানে মান্থ যখন মেনশন করে দেবে তখন আমরা কি ইউজ করব, সিন্স। মান্থ যখন ইউজ করে দেবে তখন আমরা ইউজ করে, এখানে হাত দিয়েছি বলে ফর ইউজ করব নয়, মান্থ যখন বলে দেবে সিন্স ইউজ করব, হাত দিয়েছি বলে ফর ইউজ করব না, ফ্রম বলবো, ফ্রম হবে, আগে তো সিন্স আর ফরটা বুঝি, फ्रॉम बुझबो, फ्रॉम समझेंगे। इधर पकड़ लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि जनवरी के साथ फॉर आ जाएगा, ठीक है, सिंस आएगा। और ईयर है इसका ये मतलब नहीं है कि इधर फॉर होगा, ईयर है मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम समझा रहे तो फॉर होगा। तो याद रखो, क्या याद रखेंगे, फॉर और सिंस का डिफरेंस, যখনই লম্বা সময় বোঝাবে, লঙ্গার ডিউরেশন অফ টাইম जब समझाएंगे, whenever this one will be a long period of time, that time we will use what, and when specific time will be said, any time of the year, since will be used, any time of the year, then since will be used, and when this one will be for a longer period of time, then that time for will be used. Okay, now you were very confused about from. So this from has one partner, that partner is who, two, okay. So from comes here with two, means two of them, two groups, he has two different group, he comes with since and for and from, also he comes with to and from, okay. So whenever from will come with to, this will explain what, position, direction, place, okay. And whenever from will come with since, for and from group, that time this will explain what, time, duration, okay. So this is a sentence, from time immemorial, and ठीक है, ये दोनों करेक्ट है। इधर इमेमोरियल का मतलब टाइम के साथ जब हम रिलेट कर रहे हैं कुछ चीज, टाइम के साथ जब हम एक स्पैन को रिलेट कर रहे हैं कि ये टाइम से लेके इतना टाइम तक ये यादगार है, ठीक है, तब हमारे दिमाग में ऑलरेडी है कि कितना टाइम से लेके कितना टाइम तक ये यादगार है, तो हमको पता है, ठीक है, इसलिए हमने सिंस लगा दिया, ठीक है। पर जिसको हम बोल रहे हैं उसको नहीं पता है, इसलिए हमने फ्रॉम भी लगा दिया, ठीक है। तो फॉर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, हम किसी को बता रहे हैं, ठीक है, हम किसी को बता रहे हैं कि टाइम इमेमोरियल मतलब कुछ है जो यादगार है, तो यहां से यहां तक यादगार है, जो यादगार है वो हमको पता है पर बताने वाले को नहीं पता है, इसलिए जब भी बताने वाले को नहीं पता होगा तब फ्रॉम, और जब भी हमें पता होगा तो सिंस, ठीक है।
इसलिए दोनों ही सेंटेंस एरर करेक्शन में जब आएगा, ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का आ गया तो फ्रॉम और सिंस दोनों करेक्ट होगा। ये एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है और ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। ये आता है, एक ट्विस्ट करके भेज देते हैं कि एरर में कौन सा एरर होगा। ठीक है, कोई एरर नहीं होता है, फ्रॉम भी करेक्ट है, सिंस भी करेक्ट है। फॉर आ जाएगा तो काट देना, फॉर एरर आएगा, क्योंकि टाइम इमेमोरियल क्या है, स्पेसिफिक टाइम स्पेन है। कोई ईयर का मेंशन नहीं होता है, कोई मंथ का मेंशन नहीं होता है, पर ये एक स्पेसिफिक टाइम का मेंशन है, इसलिए फॉर का हम क्या नहीं करेंगे, फॉर का हम यूज नहीं करेंगे, और फ्रॉम और सिंस का यूज कर रहे हैं इधर। ठीक है, ही इज वर्किंग हियर, क्या, ही इज वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे। ठीक है, मतलब ये है कि मैंने बताया कि वो कोई है जो इधर काम करेगा मंडे से, मंडे से काम करेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ही इज वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे, इसलिए ये याद रखो कि जब भी फ्रॉम का यूज इस टाइप के सेंटेंस में हो रहा है, ये समझाने के लिए हो रहा है कि ये होने वाला है, इवेंट, इवेंट होने वाला है। सेंटेंस के फ्यूचर, फ्यूचर को समझाने के लिए, आज में खड़ा होकर फ्यूचर को प्रेजेंट टेंस में बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना ये, हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉम यूज कर रहे हैं। अगर गलती से सिंस यूज कर देते तो ये सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाता। ही इज वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे, ये जो सेंटेंस है ये इसका फ्यूचर बता रहे, आज सैटरडे है, मंडे से काम करेगा ये। हमने इधर खड़ा होके इनको बोल दिया कि ही इज वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे। ठीक है, और इधर खड़ा होके इनको बोल दिया कि ही इज वर्किंग हियर सिंस मंडे। ठीक है, ये चला गया मंडे और ये आने वाला मंडे, तो आने वाले मंडे के साथ, आने वाले मंडे के साथ फ्रॉम, और चला गया मंडे के साथ सिंस। एक मिनट, हाँ, पढ़ो, टाइम है ये। ठीक है, इजी है एकदम, डिफरेंट। ही इज वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम है इसलिए फॉर है, स्पेसिफिक टाइम है, क्या हो गया ये, यही था ना। ही इज वर्किंग हियर सिंस मंडे है, और इधर देखो ही इज वर्किंग हियर सिंस मंडे में स्पेसिफिक टाइम है इसलिए सिंस है, और सेंटेंस के पास्ट को समझा रहा है इसलिए सिंस है। ठीक है, और इधर सेंटेंस के फ्यूचर को समझाएगा, अगले वाले मंडे को समझाएगा, इसलिए फ्रॉम है। ये तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, विल बी में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पकड़ो तो ये यूज करेंगे ना हम, टेंस का है ये। ठीक है, हाँ, श्योर। ही इज वर्किंग हियर सिंस मंडे और ही इज वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये दोनों सेंटेंस हम इतने देर तक हमको पता चल रहा था कि सिंस और फॉर पढ़ रहे, तो ये दोनों सेंटेंस हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट करके। पर ये जब हमने फ्रॉम के बारे में पढ़ा तब हमको नया चीज पता चला कि जब भी सेंटेंस के फ्यूचर को प्रेजेंट टेंस में खड़ा होकर समझाएंगे, इधर प्रेजेंट टेंस भी यूज करना था और सेंटेंस के फ्यूचर को भी समझाना था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज करना था, सेंटेंस का, सेंटेंस के फ्यूचर को भी समझाना था, इसलिए हमने नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैंने नहीं किया, मतलब पहले जो जिन्होंने बनाया इंग्लिश उन्होंने किया कि ये फ्रॉम का यूज होगा। ठीक है,
ऑन का तो पता है ये क्या है, एट का भी थोड़ा थोड़ा पता है। अभी देखो थोड़ा इजी करते हैं इसको, ठीक है। हम किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव है। और एग्जाम में प्रीपोजिशंस का यूज इसलिए होता है कि एरर करेक्शन आ जाएगा। ये जो ये वाले प्रीपोजिशन, वॉकअप के बारे में बात नहीं कर रही हूं मैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जब हम पढ़ेंगे, हम स्पेसिफिकली ये याद रख के पढ़ेंगे कि हमारा एग्जामिनर का इंटेंशन यही होगा कि बार बार हमको गलत प्रूफ करे, ठीक है। सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंस डाले जाएंगे जो हमको क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि हमको इतने देर तक बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। एट इधर भी हमने पढ़ लिया था, एट हमने पहले भी वो प्लेसेस के टाइम पर लिए थे। अभी इधर तो एट और इन टाइम में यूज होगा, बहुत डिफरेंस होता है। पोजीशन में भी हमने एट पढ़ लिया था, प्लेस पोजीशन डायरेक्शन में हमने एट पढ़ लिया था। अभी इधर भी हम एट पढ़ेंगे, ये टाइम में होगा, टाइम के लिए होगा, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि हमने जो आप अब तक पढ़ा है रूल्स क्रोनोलॉजिकली, वो सेंटेंस में फिट होता है कि नहीं, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे, किसी टाइम के लिए अगर सेंटेंस आएगा तो हम चेक करेंगे इधर सिंस और फॉर का यूज होता है कि नहीं, सिंस और फॉर इधर फ्रूटफुल है कि नहीं, ये इधर बैठेगा कि नहीं। सिंस और फॉर नहीं होएगा तो हम नेक्स्ट में जाएंगे। एट इन और ऑन होगा कि नहीं चेक करेंगे। एट इन और ऑन में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, अगर ये टाइम रिलेटेड का सेंटेंस है तो। पोजीशन वाला होगा तो एट ही होगा, ये हमने पढ़ लिया था। पर टाइम में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि पोजीशन स्पेसिफिक है और टाइम में बहुत सारे ड्यूरेशन, हमारे थ्रू आउट बहुत सारे टाइम हम पढ़ते हैं। हमारा दिन में, हमारे दिन को हम बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड करते हैं। मॉर्निंग को इतने से इतना तक मॉर्निंग, फिर आ जाता है नून, एकदम 12 बजे डॉट 12 बजे नून होगा, फिर आफ्टरनून होगा, फिर सनसेट होगा, फिर डॉन डस्क होगा, फिर इवनिंग होगा, फिर नाइट होगा, फिर सुबह सनराइज होगा, फिर डॉन होगा, फिर मॉर्निंग होगा। बहुत डिफरेंट, डॉन पहले आता है ना, सनराइज से पहले आता है। डॉन होगा, फिर सनराइज होगा, फिर मॉर्निंग होगा। तो बहुत सारे टाइम इंटरवल है। तो उन टाइम इंटरवल में जो जो स्पेसिफिक हमारा प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस के मुताबिक होगा, ना कि टाइम जोन के मुताबिक। सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है हमको ये देखना पड़ेगा। जैसे कि एट है, ये एग्जैक्ट और डेफिनेट टाइम में बैठेगा। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में पढ़ लिया था, ही विल कम एट डॉन, पढ़ लिया था ना पहला वाला सेंटेंस एकदम। तो एट है स्पेसिफिक और एग्जैक्ट टाइम। जैसे कि he arrived at 8 o'clock, 8 बजे का स्पेसिफिक बता के रखा है ना। तो 8 o'clock तो 2 बार आता है, ये 8 है, छी छी छी। 8 बजे तो 2 बार आता है दिन में, सुबह आ जाता है, ठीक है हो गया तुम लोगों का, सुबह आ जाता है, रात को आ जाता है। 8 बजे 2 बार आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, कौन सा होगा, इन होगा एट होगा, इन होगा। तो ये लिखो, इन होगा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मॉर्निंग एक क्या है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो मॉर्निंग के 8 बजे आएगा, ठीक है। 8 बजे आएगा वो स्पेसिफिक है। मॉर्निंग एक लंबा टाइम है, इसलिए मॉर्निंग के 8 बजे आएगा, मतलब इन द मॉर्निंग। क्लियर है, पक्का, पक्का क्लियर है, বুঝেছো? বাউন্সার ঠিক আছে। দেখো এট যে আছে, এট যে আছে,
একটা স্পেসিফিক আর এক্সাক্ট টাইমে ইউজ হবে আমরা বলেছি। এর আগে অ্যাটকে আমরা পজিশন হিসেবে পড়েছি, ঠিক আছে? এইখানে অ্যাট স্পেসিফিক আর এক্সাক্ট টাইমে ইউজ হবে আমরা বলেছি। এই সেন্টেন্সে হি অ্যারাইভড অ্যাট 8 o'clock। 8 o'clock একটা স্পেসিফিক টাইম, 8টার সময়, ঠিক আছে? 8টা একটা স্পেসিফিক টাইম, দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে কি ইউজ করছি, অ্যাট ইউজ করছি। এটা তো ইজি, আমরা তো পড়েছি অ্যাটটা এক্সাক্ট টাইমে ইউজ হবে ডিউরিং টাইম। পজিশন যখন হবে তখন অ্যাটের ঘটনা শেষ, এটা বলে দিয়ে ওটা হয়ে গেছে, ওটা ভুলে যাও। ভুলে যাও মিন্স এখনের জন্য ভুলে যাও, পরে মনে রাখবে। অ্যাট এক্সাক্ট অর ডেফিনিট টাইমে আমরা অ্যাট ইউজ করব। টাইম বলেছে 8 o'clock, তাই আমরা অ্যাট ইউজ করছি। আবার দেখো এখানে জিজ্ঞাসা করেছি ইন হবে না অ্যাট হবে, কারণ এখানে মর্নিং আছে। আবার এটার পার্টটার দরকার কি ছিল, কারণ 8 AM বা PM লেখা হয়নি, 8 o'clock লেখা হয়েছে। এবার 8 o'clock দিনে দুবার আসে, রাইট? সকালে আসে, রাত্রিবেলা আসে। সকালে লিখতে বলেছি, তো এখানে আবার ইন আর অ্যাট বলছি, কিন্তু ইন লিখছি কেন? কারণ সকালটা একটা লম্বা সময়, বুঝেছো? এখানে ইন লিখেছি বলে এখানে লিখেছি যে ইনের পাশে সবসময় লঙ্গার ডিউরেশন অফ টাইম যখন হবে তাই আমরা ইন ইউজ করব। ওইটা কি ছিল, সিন্স আর ফর ছিল। যখন আমরা লঙ্গার ডিউরেশন অফ টাইম মেনশন করব, লঙ্গার ডিউরেশন অফ টাইমের ব্যাপারে কথা বলবো, তখন আমরা কি ইউজ করব, ফর। যখন স্পেসিফিক টাইমের ব্যাপারে কথা বলবো তখন আমরা ইউজ করব সিন্স, ঠিক আছে? আর এখানে কি আছে, যখন আমরা লং স্পেসিফিক একটা টাইমের ব্যাপারে ইনফরমেশন দেব, ওইটা কি, we were talking about it, we were talking about that sentence where we were talking about someone or something which has been done or which is being going on for a longer period of time, right? That's why we use for there, for time, where we will talk about something that has happened, then we will use for a longer period of time that has happened, then we will use for. And for a shorter period of time that has happened and we are talking about it later, then we will use since. Then when a specific time will be mentioned, there is a difference between talking about it and mentioning it. We are discussing and we are telling. I just told you about something, that my favorite color is blue, then I went to different sentence, I went to different topic. I did not specify or I did not talk about it, why my favorite color is blue, मुझे क्यों blue color पसंद है, क्योंकि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है, ये है, मुझे बहुत दिनों से मुझे ये कलर पसंद है, इसके बारे में मैंने बात नहीं किया, मैंने बस मेंशन कर दिया। जब भी किसी चीज को बस मेंशन, छू के चले आओ, बस 8 o'clock को हम छू के चले गए, स्पेसिफिक मेंशन कर दिया, इसलिए हमने एट यूज किया। अभी बोल सकते हो कि सिंस फॉर क्यों यूज नहीं हो रहा है, सिंस इधर क्यों यूज नहीं हो रहा है, ही अराइव्ड सिंस 8 o'clock नहीं होगा, क्योंकि ये इसके बारे में हम मेंशन बात नहीं कर रहे, इसको हम सिर्फ मेंशन कर रहे, बता रहे बस, ठीक है? जब किस सेंटेंस के सेंस को समझो, पहले सेंटेंस तुमसे क्या बोलना चाहता है इसको समझो, फिर एरर करेक्ट करो। ऐसा होगा कि धीरे धीरे अगर सेंटेंस के सेंस को समझने लगोगे इन द मॉर्निंग, या अगर धीरे धीरे सेंटेंस के सेंस को समझने लगोगे, तब देखोगे कि जब भी ऐसा होगा कि एरर पढ़ रहे हो ना, सेंटेंस पढ़ रहे हो, सेंटेंस में गलत है, तुम सही पढ़ के चले गए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है? मैं तो कभी कभी ऐसा गलती कर देती हूँ, सेंटेंस गलत है, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, ही इज अ फुलिश, ही इज अ फुलिश, गलत है ना, सेंटेंस गलत है। पर हम जब पढ़ रहे थे ना सेंटेंस, ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस आ गया ऐसे पेपर में, मैं पढ़ रही हूँ, ही इज, पेपर में तो नहीं आता है, कंप्यूटर में आता है, ही इज अ फुलिश, मैंने ए को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो है ही नहीं, मुझे लगा ऐसा गलती कौन करेगा, ए कौन लिख देगा इधर, ठीक है? जब तुम सेंटेंस के सेंस को बहुत अच्छी तरह से जानोगे, तब तुमको पता चलेगा कि तुम ये गलतियां तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं रही है, गलत सेंटेंस आ ही नहीं रही है दिमाग में, क्योंकि तुम्हें तो पता है सही कौन सा है। जानबूझ के कोई गलती थोड़ी करता है, पर एग्जामिनर कर रहा है जानबूझ के गलती,
ताकि तुम्हारा नंबर काट सके। ये तुम पकड़ो सेंटेंस के सच को, मतलब ये करेक्ट कौन सा है ये पकड़ने के लिए बोला है। तो तुम जब ये सेंटेंस पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ही लगेगा अरे ये तो गलत है, क्योंकि तुमको सही ऑलरेडी पता है। तो सेंटेंस के सेंस को समझो, सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से समझो। कोई भी चीज अगर तुम्हें समझना है उसको, कोई भी चीज, तो तुम्हें उसको वक्त देना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस अगर दिख जाए एग्जाम में, सबसे पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, दिमाग में पढ़ो। दिमाग में पढ़ो तो देखना तुमको गलत सेंस होएगा ही होएगा। ठीक है, कहाँ थी मैं, इधर। तो ही अराइव्ड एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग होगा, ये करेक्ट है। इन और एट का ये हो गया। अभी देखो ये लिख लो, बाद में समझाते हैं। नून का मतलब पता है ना, नून कब आता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है, मतलब 1 मिनट के लिए आता है नून, बस 12 o'clock के लिए, 1 सेकेंड टू बी मोर प्रिसाइज। 1 सेकेंड नहीं, 1 मिनट, 60 सेकेंड तक रहेगा ना 12 o'clock, 59 सेकेंड तक। हाँ हो गया। ये आफ्टरनून कब आएगा, हम्म 12 बज के 1 मिनट के बाद से 4 बजे तक ये आफ्टरनून होगा। इधर लिख दो छोटा छोटा करके। है क्या लिख रहा है, बार बार मिडनाइट लिखना चाहती हूँ। इतना लिख लो। ठीक है ठीक है, इतना कुछ नहीं होता है। हो गया ये। ये जो 7 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये जो 7 पॉइंट्स है ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में डॉन, सनराइज, डे ब्रेक आएगा तो एट यूज होगा। जब भी किसी सेंटेंस में मॉर्निंग होगा तो इन होगा, इन द मॉर्निंग। जब भी किसी सेंटेंस में नून यूज होगा, मतलब 12 o'clock, तो ये एट होगा। आफ्टरनून होगा तो इन होगा। इवनिंग होगा तो भी इन होगा। डस्क, सनसेट, ट्वाइलाइट होगा तो एट होगा। मिडनाइट होगा तो एट होगा। स्पेसिफिकली देखो,
जहां जहां लॉन्गर ड्यूरेशन मेंशन्ड है वहां वहां एट यूज हो रहा है। देखो थोड़ा, लॉन्गर ड्यूरेशन मेंशन हो रहा है तो एट यूज हो रहा है। हाँ, इन होता है, ये डिफरेंस है। ये तो बेसिक है। ये तो हमने पहला क्या पढ़ा था कि जब शॉर्टर स्पैन होगा तब एट का यूज होगा, एग्जैक्ट और डेफिनेट स्पैन होगा तब एट का यूज होगा। पर इधर देखो, सिर्फ ये जो मॉर्निंग है ये लॉन्गर है, ये इन है, ये हमारे लास्ट वाले जो रूल है इसके मुताबिक ये ठीक है। बाकी ये सब है, ये इवनिंग भी थोड़ा डिफरेंट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नून है, एट है। ये जो नेम्स है सनराइज, सनसेट, डे ब्रेक, डस्क, सनसेट, ट्वाइलाइट और सिर्फ ये मिडनाइट, ठीक है, ये सारे स्पेसिफिक टाइम है। जैसे कि डॉन, डॉन एक स्पेसिफिक टाइम है, रात, और सनराइज के पहले वाला टाइम डॉन होता है। ये सबको पता है कि ये डॉन ही होगा, इसलिए ये स्पेसिफिक है। सनराइज तो सनराइज है, पता चल जाता है अभी इस आज के दिन इतना बजे सनराइज हुआ है। एवरीडे सनराइज एक स्पेसिफिक टाइम में होगा। डे ब्रेक, ठीक है, मतलब दिन का शुरुआत, मतलब 12 के बाद वाला जो टाइम है ये डे ब्रेक होता है। 12 दिन के शुरुआत से लेके 12 वाले के टाइम में ये डे ब्रेक हो गया। ये स्पेसिफिक है। हम लोगों को ये जो टर्म्स हमको यूज कर देते हैं कभी कभी, ये स्पेसिफिकली समझाने के लिए यूज कर देते हैं। तो इधर हमने क्या यूज कर दिया, एट यूज कर दिया। मॉर्निंग का हमने देख लिया था पहले, इन होएगा लंबा टाइम। नून का भी हमने देख लिया, एट है, क्योंकि ये स्पेसिफिक 1 मिनट के लिए आता है। आफ्टरनून देखो इन है, लंबा टाइम है, 12:01 से 4 बजे तक। इवनिंग भी लंबा टाइम है बहुत। और ये डस्क सेम, ये वाले जो सुबह के लिए है और ये वाला रात के लिए है, शाम के लिए। डस्क है, सनसेट है, ट्वाइलाइट है, इन सब में क्या होगा, स्पेसिफिक टाइमिंग है, इसलिए एट यूज होगा। मिडनाइट भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, एट यूज होगा, ठीक है। डे ब्रेक है मतलब सुबह वाला, मतलब नून से पहले वाला टाइम को। अभी देखो एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, सब मेंशन है, बस एक चीज मिसिंग है। देखो तो, ढूंढ के देखो तो कौन मिसिंग है। नाइट मिसिंग है। नाइट नहीं लिखा मैंने, इन द नाइट भी तो होता है। इन द नाइट नहीं होगा, मॉर्निंग होगा तो नाइट नहीं होगा। इन द मॉर्निंग है तो इन द नाइट क्यों नहीं होगा, है? तो मॉर्निंग लॉन्गर टर्म नहीं है, मॉर्निंग नहीं है लॉन्गर टाइम, तो वहां पे तो इन यूज हो रहा है, इनका यूज है, ठीक है। नाइट में एट और इन दोनों यूज होता है, ठीक है। एट भी यूज होगा, इन भी यूज होगा। जब भी तुम जनरल सेंस में बात करोगे तब यूज होगा एट। नाइट के लिए जनरल सेंस में बात करोगे तब यूज होगा एट, और नाइट के लिए जब स्पेसिफिक सेंस में बात करोगे तब होगा क्या, इन। देखो जनरल, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, जनरल। एट, एट का देख लो, एट हम कब कब यूज करते हैं, पोजीशन के टाइम पे, लॉन्गर ड्यूरेशन के टाइम पे, नहीं 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 नहीं, स्पेसिफिक टाइम पे। एट को हम कब कब यूज करते हैं, पोजीशन के टाइम पे और स्पेसिफिक टाइम पे। इनको हम कब यूज करते हैं, इनको भी हम पोजीशन के टाइम पे यूज करते हैं ना। इन, इनसाइड, इन, विद इन, ये सब पोजीशन में आएगा। ये हमने देखा नहीं, देखेंगे। इनको पोजीशन में यूज करते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन में। पर इधर देखो ये थोड़ा उल्टा हो गया। उल्टा किसके टाइम पे होगा, नाइट के टाइम पे। तो ये हो गया क्या, ये हो गया कोटा फैक्ट्री का एक्सेप्शन। आ रहा है ना सीजन 3, कब आएगा सीजन 3, आ गया कोटा फैक्ट्री का, नहीं पंचायत का सीजन 3 आएगा, पंचायत का सीजन 3 आएगा। सीजन 2 अच्छा नहीं हो गया।
ठीक है, तो कब आएगा? अच्छा, आई स्लीप एट नाइट, ये जनरल सेंस है, सब लोग सो जाते हैं रात को। यू स्लीप एट नाइट, दे स्लीप एट नाइट, ठीक है। और हाँ, जागते हैं बहुत लोग। स्पेसिफिक समझा दिया, देखो किसी फंक्शन के बारे में स्पेसिफिक, तब क्या यूज होगा? इन। तो नाइट के टाइम पे गेटअप थोड़ा चेंज हो गया, नाइट के टाइम पे क्या हो गया? इन हो गया, एट इन हो जाएगा स्पेसिफिक सेंस के लिए, और एट हो जाएगा जनरल सेंस के लिए। ये नाइट के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन में जो जो है क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो कमेंट में, या फिर क्वेश्चन है तो कुछ पूछिएगा। तुम थे कभी ऑनलाइन क्लास पे? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हो गया, ये नाइट का हो गया। अभी वापस आते हैं पहले की तरह, इन हम यूज करेंगे किसके लिए? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। वापस आ जाओ, नाइट वाला एक्सेप्शन में साइड में रख के दिमाग को वापस लाओ वहां पे। इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, लॉन्गर टाइम है, ठीक है। मंथ छोटा सा है, बस उस दिन की बात है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बस उस दिन की बात है। और ये बहुत पहले की बात है। जब लॉन्ग टाइम समझाने की बात होगा तो एज यूजुअल इनको हमने क्या बोला? लॉन्गर ड्यूरेशन, और एट को छोटा सा। मंथ में क्या होगा? मंथ में अगर हाँ, इन अगर पकड़ लो सिर्फ मंथ दिया गया है किसी सेंटेंस में, तो एट होगा या इन होगा? इन होगा, लॉन्गर ही पकड़ेंगे। मंथ को अगर डेट के साथ बताया गया तो इफ मंथ विथ डेट, क्यों ऑन को बेच दिया क्या मार्केट में? ऑन क्या बिक गया क्या? ऑन 16th जनवरी, 18th कर देते, मेरा बर्थडे है। ठीक है, अच्छा 18th जनवरी, ऑन 18th जनवरी, स्पेसिफिक डेट हो जाता तो ऑन। तो पता चल गया इन ऑन एट में ऑन कब आएगा? ऑन कब आएगा? जब मंथ के साथ डेट मेंशन होगा, ठीक है। ईयर में मंथ के जैसे ईयर में भी क्या लिखोगे? इन ही लिखोगे। डे एंड डेट मेंशन हुआ तो मंडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ठीक है। फेस्टिवल्स के साथ at Holi, he came home
at Holi. He came back home at Holi. ठीक है, होली में घर वापस आया है. पिछला वाला दिन समझाया तो eve of, night of, ठीक है, eve of, night of, day of, ठीक है. क्या होगा बोलो? एक तो है eve ऑफ होली, एक तो है नाइट ऑफ होली, एक तो है डे ऑफ होली. इधर क्या होगा? ये तो प्रीपोजिशन है. इधर क्या होगा? इधर भी तो होगा प्रीपोजिशन. क्या होगा? ठीक से बोलो. नाइट से पहले क्या था? एट और इन में लॉन्गर ड्यूरेशन. नाइट के टाइम पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या था? एट था. नाइट के लिए उल्टा हो जाएगा ना. सो एट द नाइट ऑफ होली. और डे के लिए क्या होगा? क्या था इधर? ठीक है बाउंसर. बहुत सारा सेंटेंस है. क्यों घर पे रिवीजन करना? इधर से सीख के जाओ. घर पे जाके थोड़ी रूल्स रिवीजन करेंगे. क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. फिर से समझो. नहीं घुसेगा. सुनो फिर से सुनो. ईयर में मंथ में इन आएगा. मंथ के साथ में डेट मेंशन होगा तो मंथ के साथ में डेट मेंशन होगा तो ऑन आएगा. अगर बोलते हम सिर्फ जनवरी तो इन जनवरी. अगर बोलते हम 18 जनवरी तो ऑन 18 जनवरी. तो जब भी ईयर के साथ डेट मेंशन, मंथ के साथ या ईयर के साथ डेट मेंशन होता है तो ऑन आता है. डे स्पेसिफिकली डे जब बोलते हैं डे ऑफ, ठीक है, या फिर सिर्फ डे मंडे ट्यूसडे, ये जब बोलते हैं तब आएगा ऑन. डे के साथ डेट बोलेंगे तब भी आएगा ऑन. डेट जब भी डेट का मेंशन हो जाएगा तब होगा ऑन. याद रखो ये. ठीक है. इधर देखो फेस्टिवल में होली दिवाली एट दिवाली सब ठीक है. पर अगर पहले रात के बारे में बात किया, होली वाले पहले रात में, तो ईव ऑफ आ जाता है. ईव ऑफ क्रिसमस होता है, ऑन क्रिसमस होता है. ठीक है. एक होता है ईव ऑफ क्रिसमस. ईव के सामने जब प्रीपोजिशन आएगा तब ईव के बारे में सोचेंगे. ठीक है. क्रिसमस के पहले कौन आ गया? ईव आ गया. तब हम वो ईव क्रिसमस के बारे में तब सोचेंगे. और ईव के पहले जाओ तो ईव के बारे में सोचो. करेक्ट. जैसे कि हमने उस दिन क्या बोला था, वो सुपरलेटिव कंपैरेटिव के बारे में समझा रहे थे. तो जब पहले हम देखते हैं कि ये सेंटेंस फॉल करता है सुपरलेटिव में या कंपैरेटिव में, क्रोनोलॉजी समझते हैं. पहले हम ब्रॉडर एंगल देखेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे. वुमन, ठीक है, वुमन के यहाँ पे कोई वुमन है जो क्या है? टीचर है. और उन्हीं टीचर में से कौन कौन मैरिड है? ठीक है. और सब में आ जाएगा कौन? स्टूडेंट. सब स्टूडेंट थे. स्टूडेंट में से कुछ लोग कौन है? वुमन है. कुछ लोग कौन है? वुमन में से कुछ लोग कौन है? टीचर है. उन टीचरों में से कुछ लोग कौन है? मैरिड है. ठीक है. तो वैसे ही देखो, पहला ब्रॉडर एंगल देखो. पहले देखो ये सेंटेंस में, पहले देखो ये लॉन्गर ड्यूरेशन बताया गया है कि शॉर्टर ड्यूरेशन बताया गया है.
अगर लॉन्गर ड्यूरेशन बताया गया है तो देखो ये कौन सा टाइम ऑफ डे बताया गया है, नाइट है कि मॉर्निंग है? मॉर्निंग है तो सीधा इन, अगर मॉर्निंग नहीं है तो नाइट है, नाइट है तो इन एट। अगर इन एट इन जनरल सेंस में बता रहा है, नाइट को जनरल सेंस में समझा रहे हैं तो एट, अगर स्पेसिफिक सेंस में समझा रहे हैं तो इन। ऐसे सोचो तो इजी होगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे मतलब एक के बाद एक सीखते रहोगे तो नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। और मैंने क्या बताया, एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। इन और एट में एट कहाँ यूज होता है याद रखो, तो जहां एट यूज होता है वहां इन नहीं होता है, और जहां एट यूज नहीं हो रहा है वहां इन होगा। एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रखोगे, दोनों को याद रखने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और ये एक इन और विद इन, ये दोनों करेक्ट है। जब जब इन बैठेगा तब तब विद इन भी बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी अगर सेंस को समझाना है तो इन आफ्टर सेंस में यूज होता है और विद इन बिफोर सेंस में यूज होता है। फिर भी अगर तुम सेंस को समझाना चाहते हो, यो इतना सेंस वेंस तो आता नहीं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचोगे इन और विद इन दोनों करेक्ट है, ठीक है। हो गया, ये था प्रीपोजिशन का बेसिक। इससे ज्यादा प्रीपोजिशन जानना जरूरी नहीं होता है किसी एग्जाम के लिए। अभी जो करना होगा वो होगा प्रैक्टिस करना होगा। फिर भी टू, ऑन, फ्रॉम, इनटू, थ्रू, आउट ऑफ, ये सारे हैं जो एक्सेप्शंस में नहीं आते, ये सेंटेंस में ही आ जाएगा। तुमको देख के ही पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस में टू आएगा, फ्रॉम आएगा, क्योंकि टू और फ्रॉम मैंने बताया था ना पार्टनर। यहां से आओ, वहां से आओ, यहां से आओ, वहां से आओ। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है, मैंने स्कूल था, तो तुम घर से स्कूल जाते हो, टू स्कूल। ये इधर से खड़ा होके देखोगे तो टू स्कूल गए हो, इधर से खड़ा होके देखो तो कहां से आए हो, फ्रॉम होम। क्लियर है? तो सेंटेंस पर्सपेक्टिव से समझोगे तो तुमको सेंटेंस का सेंस पता चलेगा। इधर से खड़ा होके देखोगे, कुछ नहीं सुने तुम, सुनो फिर से, इधर से खड़ा होके देखोगे तो ये क्या होगा, टू स्कूल, और इधर से खड़ा होके देखोगे तो कहां आए हो, फ्रॉम होम, ठीक है। तो टू एंड फ्रॉम इधर एक मोशन समझाता है जो हम हमेशा पढ़ते हैं पेंडुलर में, ये पेंडुलम है, टू एंड फ्रॉम मोशन पढ़ता है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। तो इतना तक है, बाकी का हम नेक्स्ट दिन करते हैं। एक मिनट, क्लास ऑफ, ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट दिन करते हैं। इतना क्लियर है सबका? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या टॉपिक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट डे कमेंट सेक्शन में बोलना, कोई प्रॉब्लम है तो। ओ हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाया, लास्ट डे में आर्टिकल में एक नोट छूट गया था, ये थोड़ा लिख लीजिए। लास्ट डे लैंग्वेज तक बताया था ना, इडियम्स फ्रेजेस पता है ना, इडियम्स फ्रेजेस भी वो कैब में आ जाता है, ठीक है। मतलब ये पहले से स्थित है, ये ग्रामेटिकली कोई इसका इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ये स्टैटिक है, ये हमेशा सेम ही रहेंगे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस से पहले कभी आर्टिकल्स का हम यूज नहीं करते। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हम क्यों यूज करते हैं, टू ब्यूटिफाई द सेंटेंस और टू मेक अ सेंटेंस इनटू ईज। हम एक इडियम शॉर्टर सेंटेंस मतलब इजीली बताने के लिए हम इडियम्स और फ्रेज का यूज कर लेते हैं, वरना एक सेंटेंस को समझाने के लिए मुहावरे जैसे प्रोवर्ब्स हो जाते हैं, ये इडियम्स और फ्रेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इनसे पहले कभी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, जैसे कि इन अ डिफिकल्टी,
इन ए डिफिकल्टी का मतलब क्या है? इन ए डिफिकल्टी का देख के पता चलता है, ये समझा जा रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ही मतलब मुश्किल सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल, लिखने से बेहतर है कि हम क्या लिख दे, इन अ डिफिकल्टी लिख दे। सो इन ए डिफिकल्टी के जगह हम क्या लिखेंगे? इन डिफिकल्टी। ठीक है, ठीक है। इन अ डिटेल ये होगा इन डिटेल। देखने में तो यही अच्छा लग रहा है, देखने में तो यही अच्छा लग रहा है, इन ए डिफिकल्टी, इन अ डिटेल, पर हम तो हमेशा यही यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, जो छोटा करके मीनिंग में आ जाता है तो हम क्यों बैठाए इसको, तो फिर तो फ्रेजेस लिखने का क्या मतलब है, तो सेंटेंस ही लिख सकते थे पूरा, राइट। बाय अ मिस्टेक, ठीक है। इन ए कंफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, वो कंफ्यूजन और डायलेमा में डिफरेंस पता है? ये अक्सर यूज हो जाता है सेंटेंस में, डायलेमा में, कंफ्यूजन और डायलेमा में। कंफ्यूजन है कि हम इस मैटर को लेके कंफ्यूज्ड है कि ये सही है कि गलत है, और डायलेमा में है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन है हम डिसीजन के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, बस हम कंफ्यूज्ड है कि ये करे, ये सही है या गलत है। और जब ये सही है या गलत है को हम ऐसे सोचेंगे, ये सही, ये करना सही है या ये करना गलत है, तब आ जाएगा क्या, डायलेमा। जब भी कंफ्यूजन को हम एक्शन के रूप में देख लेंगे तब ये आ जाएगा हमारे दिमाग में, डायलेमा में आ जाएगा, सोच में पड़ जाना और सोचना, ठीक है। जब भी हम कंफ्यूजन को एक्शन में देखेंगे तो डायलेमा, तो याद रखो इन ए डायलेमा होता है, इन डायलेमा नहीं, ये एक्सेप्शन है इसलिए बताया। इन कंफ्यूजन होगा पर इन ए डायलेमा होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, क्या हो गया? हो गया, जो भी है क्लास भी खत्म हो गया, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सेशन को एंड कैसे करें? हाँ, गया।